Hello everyone, welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. क्वांटम स्टार्ट हो रखी है। क्वांटम में हमने सबसे पहले स्टेट फंक्शन के बारे में बात की थी। स्टेट फंक्शन में टू पार्ट डिस्कस किए थे, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट में हम जो डिस्कस किया था वो था एन, एल और हमारा रेडियल नोड, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड रेडियल नोड। और रेडियल नोड को हमने पोलिनोमियल से हमने कैलकुलेट किया था, साथ में एक फॉर्मूला था n माइनस एल माइनस 1। तो ये थे हमारे रेडियल पार्ट वाले। एंगुलर पार्ट यानी कि थीटा और फाई, थीटा से हमने l और मैग्नीट्यूड ऑफ m कैलकुलेट किया था, साथ में फाई से हमने सिंपल m को कैलकुलेट किया था। ये हमने स्टेट फंक्शन में बात की थी। अब हम बात करें ऑपरेटर अलजेब्रा, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर इसमें डिस्कस किए थे। लीनियर ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, कोम्यूटेशन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, स्पिन मोमेंटम ऑपरेटर, यानी कि बहुत सारे ऑपरेटर हैं डिफरेंट टाइप के, जो हमने सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे सिस्टम की, कि हमने यहाँ पे 3 टाइप के सिस्टम बताए थे। 3 टाइप के सिस्टम में सबसे पहले ट्रांसलेशनल सिस्टम में हमने पार्टिकल इन बॉक्स की बात की थी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आए थे हमारे रोटेशनल सिस्टम में। रोटेशनल सिस्टम में हमने बात की थी हाइड्रोजन एटम के, और वो भी 3D में। ये हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सिस्टम वाइब्रेशनल सिस्टम, और वाइब्रेशनल सिस्टम में हम बात करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज हमारा थर्ड सिस्टम है वाइब्रेशनल सिस्टम, और वाइब्रेशनल सिस्टम में हम एग्जांपल लेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। जैसे कि हमने पार्टिकल इन बॉक्स है वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में हो सकता है, वैसे ही ये भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन तीनों में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि 1 डायमेंशन है, वहाँ पे एक एक्सिस होगी, कोई भी एक जो हमारा कंपोनेंट होगा एक्स, वाई या जेड, कोई एक कंपोनेंट वहाँ पे होगा। अब हम बात करें हमारे 2D की, यानी कि 2 डायमेंशन की, वहाँ पे हमारे पास एक प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स प्लेन हो सकता है। हम बात करें 3 डायमेंशन की, वहाँ पे एक्स, वाई, जेड तीनों ही एक्सिस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि तीनों ही कंपोनेंट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और हमने जो हाइड्रोजन एटम डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने 3D की बात की थी, ठीक है। यहाँ पे तीनों में हो सकता है हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, यानी कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट डिफरेंट होंगे, बाकी सबका एक ही मेथड होगा सोल्व करने का। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1 डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में, जो होगा प्योर वाइब्रेशनल सिस्टम में। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में हम किन किन कंटेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला होगा हमारे पास है स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन, सेकंड होगा सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन। सॉल्यूशन में हम इसको डिस्कस करेंगे 2 पार्ट में, एक होगा साई, एक होगा एनर्जी। साई यानी कि स्टेट और ई यानी कि एनर्जी। पहले हम स्टेट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एनर्जी पे जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में, और प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स स्क्वायर, डेल एक्स एंड डेल पी एक्स। ये डेल एक्स और डेल पी एक्स, इससे हमें मिलेगा, ये हमें मिलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, ठीक है। इन सब को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की, उसके बाद सॉल्यूशन की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर 1 डायमेंशन की हम बात करें। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये इसकी इधर एक्स, यानी कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की
डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगा, x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो होगी इसके ऑपोजिट, a होगा एक्सेलरेशन। x और a दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब हम बात करें यदि सबसे पहले ये हमारे पास ये है पोटेंशियल ऑपरेटर, पोटेंशियल ऑपरेटर होगा। अब हम बात करें फोर्स की, फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स, F इज इक्वल टू के एक्स, एक्स होगा हमारे यहाँ पे फोर्स, के सॉरी एक्स होगी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, के की बात करें तो के होगा यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, या फिर हम बात करें होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। वाइब्रेशन में क्या होगी, वाइब्रेशन तो होगी ही, तो ये क्या होगा कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहें या फिर फोर्स कांस्टेंट कहें। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये तो हमने बात किया है डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में F इज इक्वल टू के एक्स माइनस के एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो यहाँ पे होगा माइनस के एक्स। अब हम बात करें इस पोटेंशियल ऑपरेटर की, डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ, और ये माइनस एफ होगा वो हमारा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर यहाँ तक सबको? और जो ये डी वी अपॉन डी एक्स है ये हमने कैलकुलेट किया है इस पार्टिकल से, और इसे हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को चेक करने के लिए हमें चेक करने होगा ये डिस्प्लेसमेंट का चेंज, जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा उसी से हम बता पाएंगे यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट को, और जो इक्वल होगा हमारे एफ के। एफ होगा यहाँ पे माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, और ये क्या है इधर माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यदि हम डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, डी एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, डी वी इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। अब इनका हम इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है x, x का हम इंटीग्रेशन करवाएंगे, पावर क्या है यहाँ पे 1, इसमें एक ऐड होगा तो k हमारा कांस्टेंट है, k तो बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे x2 अपॉन 2, ये आएगा हमारे पास है पोटेंशियल, ये हमारे पास है पोटेंशियल इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, या फिर हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वेयर। ये होगा हमारे पास पोटेंशियल ऑपरेटर। पोटेंशियल ऑपरेटर हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे, तो हमने बात की थी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो ये पार्टिकल था। अब हमारे पास मान लीजिए एक रोड है ये, और इसे हम दे रहे हीट, यहाँ से रोड हीट होनी स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन ही, स्टार्टिंग वाला एंड ही तो हीट होगा, उसके बाद धीरे धीरे हमारी हीट आगे जाएगी, ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं हम डी टी अपॉन डी एल, यानी कि लेंथ डिसाइड करेगी, जो लेंथ में चेंज हो रहा है उसी पे डिपेंड करेगा यहाँ पे टेम्परेचर। तो ये होगा डी टी अपॉन डी एल, ये होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। मान लीजिए ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे हमारे नंबर ऑफ, मान लीजिए पूरा सिस्टम है और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डी वी अपॉन डी एन, डी वी अपॉन डी एन ये होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट एन, यानी कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस स्पीड से यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, किस स्पीड से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, वो होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट होंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट था वो था नेगेटिव चार्ज का। ये यहाँ पे इनमें डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हमने पोटेंशियल ऑपरेटर देखा है हाफ
के एक्स स्क्वायर, यही हमने कैलकुलेट किया अभी। अब यहाँ पे के हमने बताया था कि ये है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, बट ये किसके इक्वल है? जो फोर्स कांस्टेंट है ये किसी के इक्वल भी तो होगा, बट ये किसके इक्वल है वो हमें चेक करना है। यदि यहाँ पे हम डबल डिफरेंशिएशन करवा दें, डबल डिफरेंशिएशन करवा दें दोनों साइड, ऑन बोथ साइड, देन हमें मिलेगा यहाँ पे करली v अपॉन करली एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवाएंगे हम, इज इक्वल टू हाफ के, ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिया है, डिफरेंशिएशन करवाने में डी करली अपॉन करली एक्स स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है हाफ के। जब हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा 2x, फिर से हमें डिफरेंशिएशन करवाना है, हमें करवाना है डबल डिफरेंशिएशन, फिर से करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से करली स्क्वायर v अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के और 2, ये हमारे क्या है कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और x का हमें करवाना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन। जब हम x का डिफरेंशिएशन करवाएंगे, x की पावर क्या है 1, तो यहाँ पे इस कंप्लीट का आंसर आएगा डिफरेंशिएशन के बाद 1। करली स्क्वायर v अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा, यानी कि फोर्स कांस्टेंट होगा यहाँ पे हमारे पास है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ए पोटेंशियल ऑपरेटर। फोर्स कांस्टेंट इक्वल होगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ए पोटेंशियल ऑपरेटर। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे, हमने कहा था कि जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें वो है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, तो हमने यहां पे देखो एच साई इज इक्वल टू ई साई, यही होगा एच साई इज इक्वल टू ई साई, एच कैप यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमने बताया था वो है टी कैप प्लस वी कैप, ये तो होगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और टी होगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, और वी कैप होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। यदि हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो एच कैप हमारा आ जाएगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर था माइनस एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m करली अपॉन करली एक्स, क्योंकि वन डायमेंशन की बात करें यहाँ तो होगा x। वी कैप यानी कि ये होता हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर, और k की वैल्यू होती है m ओमेगा, तो ये भी लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होगा, और इन दोनों का सम होगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जगह लिखेंगे हम माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m करली अपॉन करली एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई, ये होगा हमारे पास है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। यहाँ पे हम k की जगह ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर यहीं पर भी हम रख सकते हैं, वो तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर यहाँ तक है? सेकेंड हमारे पास है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, साई और ई। साई यानी कि वेव फंक्शन या एक स्टेट फंक्शन है, इसी से हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें साई कैलकुलेट करना है, स्टेट हुआ, इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, N1, N2 और N3। N1 का मतलब है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट,
नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। N2 का मतलब होगा यहाँ पे नोड और N3 होगा नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ ए पार्टिकल। तो सबसे पहले हम यहां से, ये हमारे पास वेव फंक्शन है या फिर इसे हम कहें स्टेट फंक्शन, इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, N1, N2, N3। N1 नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, N2 नोड, N3 नेचर ऑफ पार्टिकल। तो सबसे पहले हम N3 को कैलकुलेट करेंगे, नेचर ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, एक एक स्टेप चलेंगे हम, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की बात की है, उसके बाद अब हम बात करें सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसमें भी हमने कहा था 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, साई एंड एनर्जी, यानी कि वेव फंक्शन और एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने स्टेट फंक्शन जो हमारा साई है, इसको 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, N1, N2, N3। इसमें सबसे पहले हम N3 की बात करने वाले हैं, यानी कि नेचर ऑफ ए पार्टिकल। तो सबसे पहले हम N3 की बात करेंगे, जो है नेचर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे जो नेचर ऑफ पार्टिकल होगा वो होगा गॉसियन नेचर, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे E माइनस सी एक्स स्क्वायर, E माइनस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो C है वो है कांस्टेंट, C की वैल्यू होगी यहाँ पे कांस्टेंट, या फिर हम C की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे अल्फा बाई 2, यानी कि अल्फा बाई 2 रखेंगे तो E माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये भी लिख सकते हैं हम N3 की वैल्यू। क्लियर यहाँ तक सबको? यदि हमें यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो वो ग्राफ होगा इस फॉर्म में। ये 2 टाइप के ग्राफ है, ध्यान से देखो पहले, ये ठीक है। एक हमारे पास ये है जो ब्रॉड है, एक हमारा ये है जो नैरो है। मिड द पॉइंट यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x0 पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस होगी हमारी x0 पे। x0 से लेफ्ट साइड हमारी नेगेटिव वैल्यू और राइट साइड होगी पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड नेगेटिव E माइनस सी एक्स स्क्वायर, या फिर हम लिख दें E माइनस एक्स, हमने डायरेक्ट लिख दिया, इधर लिख दिया हमने E प्लस एक्स, यानी कि लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। इनमें से कौन सा ग्राफ यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से अब ऐसे जाएगा और ये इधर यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। इसलिए ये वाला ग्राफ यहाँ पे वो सही, क्योंकि यहाँ से हमें मिल रहा है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस यहाँ से हमें मिलेगी, जो हमें मिलेगी x0 पे। ले यहाँ तक सबको? ये वाला ग्राफ सही है, ये वाला नहीं होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, इसके पीछे की रीजन ये भी है। मान लीजिए हमने लिया है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। यदि हमें किसी भी यानी कि इन ग्राफ्स की बात करें हैं, यदि हमें यहाँ पे पार्टिकल की वैल्यू इन्फिनिटी में मिल रही है, इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यदि इन्फिनिटी में वो नहीं है, इन्फिनिटी में वो वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। इन्फिनिटी में है तो वो नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी में वैल्यू होगी, यदि यहाँ से हम माने 0 से कब वैल्यू मानी जाएगी, देखो यदि हम बात करें 0 से प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी पे जाएंगे तो एक्सेप्टेबल होगा, बट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे जाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे पार्टिकल की वैल्यू है, पूरे पार्टिकल की डिस्टेंस हमें मिलेगी, ना कि 0 से, मैक्सिमम से हमें यहाँ पे मिलेगी। क्लियर है? तो वो वाला ग्राफ हमारे लिए पॉसिबल है। और यदि यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू हमें नहीं मिली तो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ पार्टिकल की। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये है N3 की वैल्यू। अब हम बात करें साई, हम स्टेट फंक्शन की बात कर रहे थे साई। यदि हम ग्राउंड स्टेट में ले रहे हैं या फिर एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये हमारे पास हो सकते हैं। अब हम बात करें ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास वैल्यू हो सकती है यहाँ पे E माइनस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये भी होगी हमारे पास यहाँ पे E माइनस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2।
और ये भी वैल्यू होगी यहाँ पे e माइनस cx²/2। चाहे स्टेट फंक्शन ग्राउंड स्टेट में हो, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में हो या फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हो, हमें ये वाली वैल्यू देखने को ही मिलेगी। इसका मतलब है जो पार्टिकल का नेचर होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो पार्टिकल का नेचर होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे n1 और n2 भी तो होंगे ना। ये तो हमने इस तरफ n3 लिखा है, तो यहाँ पे पार्टिकल ऑफ नेचर यानी सॉरी नेचर ऑफ पार्टिकल होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो एग्जैक्ट वही होगा जो ग्राउंड स्टेट में है वही एक्साइटेड स्टेट में होगा, सेम होंगे। क्लियर यहाँ तक है। तो यहाँ से हमें मिल गया नेचर ऑफ पार्टिकल e माइनस cx² अल्फा x² यहाँ पे, ठीक है। cx² और c की वैल्यू होती है α/2, तो α(x²/2) हो सकती है। ये वैल्यू हमारी नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है, पार्टिकल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नोड्स। अब हम बात करेंगे नोड्स के बारे में। अब देखो नोड्स को जब हमने रेडियल नोड की बात की थी तो उसे भी हमने पॉलिनोमियल से कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे भी जो नोड होंगे उनको हम कैलकुलेट करेंगे पॉलिनोमियल से, और नोड यानी कि n2 कैलकुलेट कर रहे हैं पॉलिनोमियल से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा हर्मिट पॉलिनोमियल, हर्मिट पॉलिनोमियल यानी कि जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे hn से। hn जिसका फॉर्मूला होगा -1n e जीटा स्क्वायर करली n अपॉन करली जेटा की पावर n e माइनस जेटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा हर्मिट पॉलिनोमियल के लिए यानी कि hn को कैलकुलेट करने के लिए। और यहीं से हमें नोड के बारे में पता चलेगा। देखो यहाँ पे मान लीजिए hn इज इक्वल टू 0, यदि n की वैल्यू हम 0 ले तो होगा -1 की पावर 0 e जेटा स्क्वायर कर ली 0 अपॉन कर ली जेटा 0 e माइनस जेटा स्क्वायर। जिस किसी की भी पावर 0 यानी कि वो 1 के इक्वल होगा, जिस किसी की भी पावर यहाँ पे आपको दिख रही है वो 1 के इक्वल होगा। तो ये होगा 1, ये सारी वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल हो जाएगी। हमारे पास है e जेटा स्क्वायर और e माइनस जेटा स्क्वायर, ठीक है। जिसका बेस सेम तो उसकी पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होगी प्लस की माइनस की तो क्या होगी 0, और e की पावर 0 यानी कि ये भी क्या होगी 1। तो hn इज इक्वल टू 0 है तो वैल्यू आएगी हमारी 1, वैल्यू आएगी 1। अब हम बात करें जेटा क्या है, जेटा होगा √α(x), जेटा होगा √α(x), इसको याद रखना, ये आगे हमारे यूज होगी। यदि h की वैल्यू हम यानी कि n की वैल्यू हमने 1 रखी, 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 e जेटा स्क्वायर करली 1 अपॉन करली जेटा 1 e माइनस जेटा स्क्वायर ये होगा। अब यहाँ पे -1 की पावर 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो -1 ही रहेगा ये। अब यहाँ पे देखो करली अपॉन करली जेटा कैसा दिख रहा है आपको, करली अपॉन करली x, यहाँ पे x की जगह जेटा है, साथ में यहाँ पे e माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं इसका हम फिर डिफ्रेंशिएशन करते तो हमें मिलता 2x e माइनस एक्स स्क्वायर, यही मिलता है। x की जगह जेटा रख देंगे, जेटा रखेंगे तो -1 इंटू e जेटा स्क्वायर, यहाँ पे होगा -2x e x नहीं जेटा और e की पावर माइनस जेटा स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या होगा प्लस, और यहाँ होगा e जेटा स्क्वायर e माइनस जेटा स्क्वायर, साथ में है 2 जेटा। इसकी वैल्यू हमें पता है e की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगी, तो आंसर होगा 2 जेटा। n की वैल्यू 1 होगी तो होगा 2 जेटा सॉरी क्लियर। ऐसे हम n की वैल्यू रखते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे n इज इक्वल टू, यदि 2 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,
4 जेटा, यहाँ पे जेटा कितना 1, तो ये होगा स्क्वायर माइनस 2 n की पावर 3, n की पावर 3 है तो इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 से, तो 8 जेटा क्यूब 3 है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो माइनस 12 जेटा, ठीक है। और नेक्स्ट अब जेटा में से -2 करेंगे तो नहीं होगा, कोई भी वैल्यू आगे नहीं आएगी। एच एन इज इक्वल टू 4 होगा, तो इसको हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, 16 जेटा 4 माइनस 4 के बाद क्या आएगा स्क्वायर, तो जेटा तो स्क्वायर आएगा, साथ में 48 इस 12 की पावर जो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, प्लस 12 2 की पावर जो हमारे 2 है उसमें से -2 करेंगे तो 0, यानी कि यहाँ पे जेटा की पावर 0 यानी कि 1, तो यहाँ पे लिखे ना लिखे कोई फर्क में नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी है वैल्यूज, ठीक है, ये हमारी काम आएंगे जब हम इन नोड्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कि किस ग्राफ में कितने नोड होंगे और कहाँ कहाँ में मिलेंगे वो सब, तो ये वैल्यू वहाँ पे काम आने वाली है। तो यहाँ से हमने निकाले हैं नोड्स। अभी तक हमने नेचर ऑफ पार्टिकल देखा, अब हमने नोड्स भी देख लिए। अब हमें करना क्या है, ये हमारे पास है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मान लीजिए हम 2 के लिए लिख रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू है 2, तो n1 n2 n3 n3 यानी कि नेचर ऑफ पार्टिकल होगा हमेशा यही, n2 यहाँ पे है, इसका मतलब hn इज इक्वल टू 2, और 2 के लिए हमारे पास होगा, 2 के लिए क्या था n इज इक्वल टू 0, उसके लिए तो 1 था, 1 है, वहाँ पे है 2 जेटा, n इज इक्वल टू 2 यानी कि 4 जेटा स्क्वायर माइनस 2, 4 जेटा स्क्वायर माइनस 2, और साथ में यहाँ होगा n1 को अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है, ये है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो ये हमारी है साई 2, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। अब हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की। अब हम बात करेंगे n1 यानी कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, देखो सबसे पहले इसको हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पे जाने से पहले सबसे पहले देखो इसकी हम लिमिट की बात करें तो 0 से इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इन दो लिमिट्स की हम बात करेंगे, 0 से इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम 0 से इनफाइनाइट की बात करेंगे, यानी कि 0 से इनफाइनाइट हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ पे जब हम रेडियल नोड की बात की थी तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, 0 से r 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, साथ में e की पावर z, एक मिनट, z e अपॉन n a नोट, ठीक है, z e अपॉन n a नोट, ये था रेडियल पार्ट का। अब इसकी हम बात करेंगे, ये हम लेते हैं 0 से r, यहाँ पे क्या है 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पे r की जगह होगा x, मान लीजिए x हमारे पास है x 0 और e की पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर अपॉन 2, इसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे z r था, सॉरी। नेक्स्ट है 0 से इनफाइनाइट, ये हमने बात की है साई जब n की वैल्यू 0 हो, ये होगा 1 के लिए, तो x1 e की पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर अपॉन 2। अब हम बात करेंगे n की वैल्यू 2 हो तब 0 से इनफाइनाइट x स्क्वायर e माइनस अल्फा x स्क्वायर अपॉन 2, साई n इज इक्वल टू 3, 0 से इनफाइनाइट x की पावर 3 e माइनस अल्फा x स्क्वायर अपॉन 2। इस फॉर्म में हम लिखेंगे जब वेव फंक्शन ले हमने n की वैल्यू रखते जाएंगे, साथ में लिमिट यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट लिया, 0 से इनफाइनाइट लेंगे तो कुछ इस टर्म में हमें देखने को मिलेंगे। अब इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करना है, जैसे हमने ये सोल्व किया था इसमें थोड़ा डिफरेंस है, डिट्टो ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, एक बार देखो कैसे सोल्व करना है। रेडियल पार्ट को हमने सोल्व किया था, मान लीजिए r स्क्वायर e माइनस जेड आर अपॉन एन ए नोट, ये हमारे पास, इसको हमें सोल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को हमने सोल्व किया था। गामा लेंगे, ये हमारे पास क्या है 2,
इस 2 में हम एक ऐड करेंगे, साथ में यहाँ पे कोई भी हमारे पास है कांस्टेंट होगा c। इस पूरे पार्ट में हम कांस्टेंट देखेंगे, जो कांस्टेंट होगा उसकी पावर करेंगे ये वाली 3, c की पावर 3। ये हमने देखा था गामा, और उसके बाद हमने इसका क्या था फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होगा 2 c की पावर 3, 2 इंटू 1 अपॉन c की पावर 3। ये तो हमने इंटीग्रेशन सोल्व किया था रेडियल पार्ट का। अब हम बात करें हैं नॉर्मलाइजेशन वाले का। मान लीजिए सबसे पहले n की वैल्यू 0 ही है, 0 से इनफाइनाइट, x की वैल्यू 0 e माइनस, वैसे ये लिखा हमें नहीं मिलेगा x की 0 यानी कि 1, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं मिलेगा, सिर्फ समझने के लिए हम लिख रहे हैं x की पावर 0, e माइनस है अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना तो हम करेंगे सबसे पहले गामा, पावर यहाँ पे क्या है 0, 0 प्लस 1, जो भी पावर है उस पर एक ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, साथ में 2 इंटू यहाँ पे कांस्टेंट होगा अल्फा, और अल्फा की पावर लिखेंगे यहाँ पे जो इनका सम आएगा वो 1/2, यानी कि 1/2, 2 इंटू अल्फा 1/2। गामा 1/2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट पाई से, गामा 3/2 होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 अंडर रूट पाई से। क्लियर यहाँ तक सबको? तो नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि n इज इक्वल टू 1 है, n 1 है यानी कि 0 से इनफाइनाइट x की पावर 1 e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम गामा पावर कितनी 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू अल्फा की पावर 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो ये होगा हमारे पास 2 अपॉन 2 यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू अल्फा। ये हमारे पास आंसर आएंगे, ऐसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे और इंटीग्रेशन सोल्व करने का यही हमारा एक मेथड है। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ से नॉर्मलाइजेशन के लिए लिमिट ली है 0 से इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमने कोई ओड इवन ये वैल्यू नहीं लगाई। जब हम 0 से इनफाइनाइट पे जाएंगे तो हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में सोल्व करना है। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जब हम लिमिट लें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू हमने ली 0, चलो 2 ले लिया हमने, x की पावर 2 e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, या फिर हो सकता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स क्यूब e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो सकता है। यानी कि यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 3। तो यहाँ पे देखना माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट यदि लिमिट गिवन हो और वहां पे हमें ओड इवन वाला फॉर्मूला देखना। ओड इवन का मतलब यानी कि ये क्या है इवन। यदि हमारे पास पावर इवन है, यदि पावर इवन में है तो फंक्शन भी हमारा इवन होगा। पावर इवन तो फंक्शन भी इवन, और कंप्लीट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि पावर ओड है, यदि ओड है तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। उसके अलावा हमें कुछ भी चेक नहीं करना, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सोल्व किया है वो देखो। अच्छा, ये तो हमने 0 से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिमिट रखेंगे, तब हमने बताया है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा उसको हमें सोल्व कैसे करना है। उसके बाद देखो कि जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है n1 की वैल्यू, वो हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। ये तो हमने स्टेट फंक्शन लिखा था साई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जिसके हमने लिमिट ली है 0 से इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में। अब हम निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n की वैल्यू, n की वैल्यू यानी कि n1 की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करनी है। तो n1 क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई स्टार साई dx, यानी कि हम 1 डायमेंशन की बात करें हैं 1 के इक्वल होगा। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट यानी कि वो जो हमारी पूरी इक्वेशन होगी वो 1 के इक्वल होगी। अब यहाँ पे हम बात करें साई की, साई हमने लिया है यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ई माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हमने ले लिया। ये हमने
एक मिनट, n1 n2 n3, n3 होगा हमारे पास e माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, ये होगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे n1 हमें कैलकुलेट करना है, तो n1 हमें गिवन नहीं है। जब हम बात करें n की n इज इक्वल टू 2 होगा, एक्स स्क्वायर हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम इसके थ्रू बात कर रहे हैं। अब n2 है, यानी कि यहाँ पे n2 है, n1 और n2 है। n2 क्या आएगा, n2 यानी कि hn इज इक्वल टू 2, यानी कि 4 जेटा स्क्वायर माइनस 2, ये होगा। तो यहाँ पे होगा 4 जेटा स्क्वायर माइनस 2, और n हमें कैलकुलेट करना है। n1 हम कैलकुलेट करेंगे साई 1 ना साई स्टार और साई, ये है वैल्यू हमारे पास साई की, ये वाली, और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमें इनको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, दोनों सेम ही रहेंगी, साई और साई स्टार। साई स्टार क्या होता है, स्टार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, और इसका हम यूज करते हैं लीनियर ऑपरेटर में। इसका पता लगाते हैं क्या ये लीनियर ऑपरेटर है या नहीं है। तो इसका काम क्या है, कैसे वर्क करता है ये, मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू गिवन और उसमें आयोटा प्रेजेंट है, यदि प्लस आयोटा प्रेजेंट है और वहाँ पे हम कॉन्जुगेट लगा देंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे कोई आयोटा वगैरह की वैल्यू है नहीं, तो दोनों के लिए ही सेम होगा, साई स्टार और साई दोनों के लिए ही सेम होगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे, यानी कि इनकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट इसकी पावर करके लिख देंगे, डबल करके लिख देंगे, जैसे कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास है 4 जेटा स्क्वायर माइनस 2 की पावर स्क्वायर, e माइनस अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, n1 स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 4 जेटा 4 16 जेटा 4 माइनस 2 to 4 प्लस 2 इंटू 4 जेटा स्क्वायर और 2, तो ये होगा हमारे पास 16 जेटा 4 माइनस 4 प्लस 48 जेटा स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे, 16 जेटा 4 माइनस 4 प्लस 48 जेटा स्क्वायर e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जेटा स्क्वायर, जेटा की वैल्यू हमने क्या बता रखी है, अंडर रूट अल्फा एक्स, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जेटा स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर, जेटा 4 है तो वहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और हमारी n1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद इस पूरी वैल्यू को हम दूसरी साइड यानी कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, इधर लेके आएंगे और n1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है हमारा n नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट के लिए। यदि हम एक इसका जनरल क्वेश्चन करें, बिल्कुल बेसिक सा, मान लीजिए n की वैल्यू है 0, n की वैल्यू 0 है, ये है n1 n2 n3, n1 हमें कैलकुलेट करना है, n2 यानी कि hn इज इक्वल टू 0 यानी कि 1, तो ये होगा 1, n3 e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा। अब हमें करना क्या है, ये n हमें कैलकुलेट करना है। n कैलकुलेट करने के लिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाएंगे, साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे जाएंगे हम, तो साई स्टार यानी कि ये वाला दोनों ही सेम है, तो n1 का स्क्वायर साथ में e माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से कैंसिल,
अब यहाँ पे देखो n1 स्क्वायर हमारा कांस्टेंट, इसे हमने बाहर लिया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि हम बात करें x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 होगी तभी वो क्या है 1, यानी कि ये होगा E1 होगा। तो हम कंप्लीट वैल्यू को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि ओड होता है तो क्या हो जाता 0 हो जाता। तो यहाँ से हमें मिलेगा n1 स्क्वायर 2 साथ में मल्टीप्लाई की है, ये हमने लिमिट लगाई इसकी e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन सोल्व, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। अभी हमने बताया था इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए गामा, यहाँ पे x है, x की पावर 0 है, 0 प्लस 1 अपॉन टू इंटू यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमारे पास अल्फा है, अल्फा की पावर 1/2 होगा, और 1/2 को हम लिख देंगे रूट पाई अपॉन 2 इंटू ये भी क्या होगा रूट गामा, 2 से 2 कैंसिल, n1 स्क्वायर इंटू रूट पाई अपॉन रूट अल्फा इज इक्वल टू 1। और हमें कैलकुलेट करना है n1 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर जाएगा तो अल्फा अपॉन पाई n1 होगा यहाँ पे अल्फा अपॉन पाई 1/2 पावर, और n1 हो गया अब यहाँ पे फिर से 1/2 की पावर, तो हो जाएगा 1/4। ये होगा n1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 4 की पावर 1/4। ये आया है हमारे लिए n1, यानी कि साई इज इक्वल टू n1 हमारे लिए है अल्फा अपॉन पाई 1/4, n2 1 था, और ये होगा e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आएगा। ठीक है, और ये वैल्यू किसके लिए आई है, ये आई हमारी ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए मेनली यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वेव फंक्शन पूछा जाएगा, क्योंकि इससे आगे का सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, वहाँ तक हमारी जो रिएक्शन होगी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मेनली तो यही दोनों पूछे जाएंगे, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट अभी हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे। यानी कि n की वैल्यू 1, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, तो ये हमारा होता है n1, n2, n3। n1 हमें कैलकुलेट करना है, n2 होगा 2 जेटा, n3 होगा e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। जेटा की वैल्यू हमने बताई थी अंडर रूट अल्फा एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लिमिट लगाएंगे माइनस से प्लस इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे साई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये होगा हमारा नॉर्मलाइजेशन के लिए फॉर्मूला। अब साई की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे जो कि ये है, दोनों सेम है, तो पहले इनकी पावर कर देंगे n1 का स्क्वायर माइनस से प्लस इनफाइनाइट तक 2 जेटा, जेटा की वैल्यू हमने ये रखी 2 जेटा स्क्वायर है, जेटा स्क्वायर e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस से प्लस इनफाइनाइट तक n1 स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, इंटीग्रेशन से बाहर लेके गए, इसको सोल्व करेंगे हम 4 जेटा स्क्वायर, जेटा स्क्वायर की जगह लिख देते तो ये होगा अल्फा एक्स स्क्वायर e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसकी भी तो पावर होगी ना 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 4 हमारा कांस्टेंट होगा, अल्फा भी कांस्टेंट होगा, तो ये जाएंगे बाहर 4 अल्फा n1 का स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक एक्स स्क्वायर e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की पावर है 2, यानी पावर 2 क्या है E1 में, और यदि पावर E1 में है तो फंक्शन भी हमारा E1 में आएगा, फंक्शन E1 में आएगा तो इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होगा 2 4 8 अल्फा n1 का स्क्वायर, और अब इसे हम इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो गामा पावर है 2 में एक ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से ही, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, साथ में कांस्टेंट अल्फा है और अल्फा की पावर होगी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वाली 3/2, तो ये हमारी है गामा
3/2, गामा 3/2 को हम लिखेंगे 1/2 रूट पाई। तो यहाँ पे आया हमारे पास है 1/2 रूट पाई, और इसके अपोन में है 2 इंटू अल्फा की पावर 3/2, 2 से 4, 2 से 2, और यहाँ पे अल्फा से ये अल्फा कट करेंगे, ये 1 है, यह 3/2, तो क्या रहेगा यहाँ पे कट करने के बाद 1/2 आएगा, तो हमें मिलेगा n1² पाई अपॉन अल्फा, और साथ में है 2, ये वाला 2 तो है ना यहाँ पे, ठीक है, और ये होगा 1 के इक्वल। हमें चाहिए है n1 स्क्वायर, यानी कि ये सारी वैल्यू हम लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू अल्फा अपॉन पाई का अंडर रूट, n1 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/2, और n1 हो जाएगा यहाँ पे 1/2 अल्फा और पाई की पावर 1/4। ये होगा हमारा n1 की वैल्यू। n1 की वैल्यू ये है, तो अब हमारा वेव फंक्शन होगा n1, n2, n3। n1 की वैल्यू रखेंगे पहले 1/2 अल्फा अपॉन पाई पावर 1/4, n2 की वैल्यू होगी यहाँ पे 2 जेटा, और n3 होगी e की पावर माइनस अल्फा x²/2। ये कंप्लीट वैल्यू आई हमारी वेव फंक्शन की, जब n की वैल्यू 1 है और ये है एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू आएगी ये वाला, ठीक है, ये है वेव फंक्शन के लिए। तो यहाँ से हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी देख लिया। अब हम बात करेंगे यानी कि नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी कि n3 हमने सभी के लिए सेम बताया है, e की पावर माइनस cx², और c की वैल्यू होगी अल्फा/2। वो सबके लिए सेम है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट के लिए देखें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए देखें, सेकंड किसी के लिए भी देखें, सबके लिए सेम होगी। नेचर ऑफ पार्टिकल कभी भी चेंज नहीं होगा। सेकंड हमने बात की थी नोड डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल पे। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है हर्मिट पॉलिनोमियल। उसका एक फॉर्मूला था hn इज इक्वल टू -1 की पावर n e की पावर जेटा स्क्वायर करली अपॉन करली जेटा की पावर n एंड e की पावर माइनस जेटा स्क्वायर। इसमें हम n की वैल्यू रखते जाएंगे। n की वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो हमारे पास 1 वैल्यू आएगी। यदि हम वैल्यू रखेंगे 2, देखो ये हमने बताया था 0 रखा तो 1, n की वैल्यू 1 रखा तो 2 जेटा, n की वैल्यू 2 रखी तो आएगा 4 जेटा स्क्वायर माइनस 2, n की वैल्यू 3 यानी कि 8 जेटा क्यूब माइनस 12 जेटा, और n की वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 जेटा की पावर 4 माइनस 48 जेटा प्लस 12। ये सब वैल्यू आई थी हमारी नोड में। क्लियर है। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मेनली हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है वो है ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी इक्वेशन, वो हमारे क्वेश्चन में भी आने वाला नहीं है। ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का आएगा जो हमने सोल्व करके दिखा दिया। अब हम बात करेंगे नोडल पोजीशन की। नोडल पोजीशन क्या होगी, उससे पहले हम बात करें यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पार्टिकल इन बॉक्स के लिए, पहले पार्टिकल इन बॉक्स के लिए करेंगे, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। पार्टिकल इन बॉक्स को हमने सिस्टम को रिप्रेजेंट किया था कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे कोई सिस्टम रखा था जिसमें हमने 0 से L माइनस L से प्लस L ये कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे रखी थी। तो अभी ये वैल्यू हमारे काम की नहीं है, हमने नोड की बात करें हैं तो इस फॉर्म में हमने कुछ नोड बनाए थे। अब हम बात करें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ही से, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में जो सिस्टम है वो है वाइब्रेशनल सिस्टम। जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl और इधर फिर है HCl, तो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है इनके बीच में वाइब्रेशन होगा, ठीक है। वाइब्रेशन होने की वजह से ही, यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन में जो वाइब्रेशन होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो है वाइब्रेशन बॉन्ड की, इसीलिए इस सिस्टम को वाइब्रेशनल सिस्टम कहेंगे। और इस वाइब्रेशनल सिस्टम में हम बात करें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और यहाँ पे हम बात करें इसके नोड की,
तो यहाँ से हम नोड बताएंगे। अब पहले ये हमारा सिस्टम होगा, पहले हम सिस्टम को लिखेंगे, उसके बाद हम नोड बनाएंगे, ठीक है। ये लिखना हमारे कंपलसरी है। तो उससे पहले देखो एक बार, एक पॉइंट है, ये हमारे पास है एच एन, ये है साई एन। एच एन, एन की वैल्यू हमारे पास ओड हो सकती है और इवन हो सकती है। साई में भी यही है, ओड हो सकती है और इवन हो सकती है एन की वैल्यू। यदि ओड है तो वो होगा H1, H3, H5 इस फॉर्म में। इवन है तो H2, H4, H6। साई में H1, H2, सॉरी साई 3 ये होगा, ये साई 2, साई 4, साई 6 इस फॉर्म में होंगे। हमें करना क्या है यहाँ पे, यदि n की वैल्यू, सबसे पहले हम बात करें h की, h हमारा पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर्मिट पॉलिनोमियल को। यदि n की वैल्यू ओड में है, n की वैल्यू ओड में होगी और हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, नोड हमें कैसे बनाने हैं। तो यदि यहाँ पे नोड की स्टार्टिंग करेंगे हम, तो यहाँ से करेंगे बॉटम से, नेगेटिव वाले पार्ट्स, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और यदि बात करें इवन है, इवन होगा तो उसमें हम इस टाइप से, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इसका हम प्लस वाले पोर्शन से करेंगे स्टार्टिंग इवन की, और नेगेटिव वाले से होगी ओड वाले की स्टार्टिंग। क्लियर है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा, ओड का, और इवन का होगा इस टाइप से। अब हम बात करें साई वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, ये हमने स्टेट फंक्शन तो बता ही दिया था, ये स्टेट फंक्शन तो है ही। अब इसका हम ग्राफ की बात करें तो देखो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ही बात करेंगे हम। तो ये हमारे निकालेंगे, जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी हर्मिट पॉलिनोमियल से, n की वैल्यू 0 है यानी कि 1 है, एच एन इज इक्वल टू 1 यानी कि 2 जेटा, एच एन इज इक्वल टू 2 यानी कि 4 जेटा स्क्वायर माइनस 2। मान लीजिए हमारे पास साई और वहाँ पे n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 होगी, और हमें नोडल पोजीशन बतानी है कि इन नोड की पोजीशन कहाँ होगी, कितने नोड यहाँ पे बनेंगे। तो अभी तो हमने फॉर्मूला देखा था, 4 जेटा स्क्वायर माइनस 2, 4 जेटा स्क्वायर माइनस 2 ये है, इसको हम इक्वल रखेंगे 0 के, माइनस 2 इधर जाएगा प्लस में, यानी कि प्लस 2 जेटा स्क्वायर यानी कि 4 इधर गया तो डिवाइड 1/4, और जेटा होगा यहाँ पे 1/2 अंडर रूट प्लस माइनस, यानी कि 2 वैल्यू हमें मिली है, प्लस और माइनस की। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली है जेटा की, तो यहाँ पे हुई प्लस अंडर रूट 1/2 एंड माइनस 1/2, ये 2 वैल्यू है। अब हमें बात करनी है क्या इनके बीच में 0 है। जैसे पार्टिकल इन बॉक्स था, एक तो था 0 से L, दूसरा यही था माइनस L से प्लस L। यहाँ पे जो हम नोड देख रहे थे पार्टिकल इन बॉक्स में, पार्टिकल इन बॉक्स में नोड होंगे, वो होंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ इन पार्टिकल इन बॉक्स, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे होगा नोड। जैसे इसके हम नोड की बात करें तो वो होगा L/2, यहाँ की हम बात करें तो वो होगा 0। यदि 0 से L की बात करेंगे, वहाँ पे नोड है L/2 पर, और यहाँ पे होगा 0 पे, यानी कि ये होगा मिडिल पॉइंट होगा, वो हमारा नोड होगा पार्टिकल इन बॉक्स के लिए। बात करें हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारा सिस्टम इस टाइप का है, वाइब्रेशनल सिस्टम। अब इसमें हमें नोड बतानी है, तो इसके पास देखो, एक तो हमारे पास हो ओड, यदि n की वैल्यू ओड है, और एक n की वैल्यू हो इवन, तो वहां पे x, यानी कि यहाँ पे हमने क्या बताया था, x इज इक्वल टू 0, जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पे x की वैल्यू 0 होगी। ये 0 वाली जो पोजीशन है, x की वैल्यू 0, यदि ओड है तो वहां पे x फ्री नहीं होगा, नॉट फ्री फैक्टर, और फ्री फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ पे नोड बनेगा, ठीक है। और अब हम बात करें इवन की, इवन में x फ्री फैक्टर होगा और वहां पे नोड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो, अब हम बात कर रहे थे इसकी, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 यानी कि इवन, इवन होगा तो यहाँ पे
x फ्री फैक्टर होगा, x फ्री फैक्टर होगा यहाँ पे, तो हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू तो ये होगी -1/2 अंडर रूट, एक तो यहाँ पे है, एक है 0, एक है प्लस अंडर रूट 1/2, वैल्यू तो होंगी कुछ इस टाइप से। क्लियर है। अब हमें नोड की बात करनी है, तो नोड में इवन है तो ये वैल्यू जो x की वैल्यू 0 है वहां से नोड नहीं बनेगा, वहां से नोड नहीं बनेगा, तो बनेगा कहाँ से? नोड हमारे दो हैं, 1 और 2, 0 वाला अब हम काउंट नहीं करेंगे, 2 बनाने हैं। देखो, और ये पॉजिटिव पार्ट से, जब हमने बताया था HN में n ओड है और n इवन है, ओड होगा तो हमारा नोड बनेंगे इस फॉर्म में, इवन होंगे तो इस फॉर्म में, तो हमें बनाने हैं इस वाले से, तो ये होगा हमारे पास इस फॉर्म में। तो एक तो हमारे पास हुआ है ये नोड और एक हमारे पास है ये नोड, ठीक है। ये जो -1/2 होगा 2, ये है ये, और ये होगा हमारे पास है +1/2। क्लियर है। और 0 है वो फ्री फैक्टर है, वहां से कोई नोड नहीं बना, यानी कि 2 ही नोड बने, 1 और 2। क्लियर है। एक और देख ले हम, n की वैल्यू 3 लिखी है, अब की बार हमने ओड लिया है, इवन नहीं लिया है। n की वैल्यू 3 है तो HN = 3 होगा, वो होगा 4, एक मिनट, n 0 है तो 1 है, 1 है तो 2 जेटा, 2 है तो होगा 4 जेटा स्क्वायर -2, और 3 होगा तो 8 जेटा क्यूब -12 जेटा, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 8 जेटा क्यूब -12 जेटा, ये वैल्यू हम रखेंगे। यहाँ से हमें नोड कैलकुलेट करने हैं, 0 के इक्वल रखे, तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सबसे पहले वो देखो, यहाँ से हमने कॉमन लिया है 4 जेटा, और यहाँ होगा 2 जेटा स्क्वायर -12 = 0। इस 4 जेटा को इधर लेके जाएंगे तो 0, और 2 जेटा स्क्वायर -12 = 0। 2 जेटा स्क्वायर 12 नहीं आएगा, यह 2, तो यहाँ पे आएगा 3, ये होगा 3 को इधर लेके आएंगे, प्लस का 3, जेटा स्क्वायर = 3/2, जेटा हो जाएगा √3/2 प्लस माइनस, यानी कि हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक है -√3/2 और एक होगी +√3/2, बीच में होगा 0। अब हमें बात ये करने की, जो 0 है क्या यहाँ से नोड बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये नोडल पोजीशन होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे इवन है, n इवन है, n इवन होगा तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो ग्राफ स्टार्ट होगा कुछ इस टाइप से, नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरा यहाँ पे जो x होगा वो फ्री फैक्टर नहीं होगा, x फ्री फैक्टर नहीं होगा, यानी कि वो नोड बनाएगा, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, स्टार्ट होगा यहाँ से इस टाइप से, ये होगा हमारा नोडल, और साथ में ये इसका सिस्टम है। क्लियर है। तो ये होंगी हमारी नोडल पोजीशन, और कुछ इस टाइप से हमने इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर यहाँ तक सबको। तो हमारा जो साई था वो था n1 n2 n3, तीनों हमने डिस्कस कर लिया। अभी तक हमने जो डिस्कस की बातें, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और उसमें हमने साई यानी कि स्टेट फंक्शन को डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे एनर्जी की, तो एनर्जी को हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी में होंगी प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स स्क्वायर, डेल एक्स, डेल पी एक्स, और यहीं पे हम एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर एंड, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी, प्रॉपर्टी ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये सबको हम प्रॉपर्टी में ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स = व्हाट, क्या होगी, पार्टिकल इन बॉक्स है। पार्टिकल इन बॉक्स के लिए हमने बात की थी, यहाँ से 0 से L तक जाएंगे और -L से +L तक जाएंगे। वैसे तो
यहाँ से पहले हम 0 से l की बात करेंगे, 0 से l साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन l x dx, और यहाँ होगा माइनस l से प्लस l साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन l x dx। ठीक है, यदि हम लिमिट ले 0 से l लिमिट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये होगी हमारी पार्टिकल इन बॉक्स के लिए प्रॉपर्टी ऑफ x। यदि हम बात करें माइनस l से प्लस l, तो यहाँ पे हमें पावर देखनी है +2 और -1, तो x की पावर -1 रहेगी, तो यहाँ पे होगा +2, इवन है और ये 1 है, ये होगा ओड, इवन प्लस ओड इवन, तो हमारा फाइनल होगा ओड। यदि हमारे पास पावर ओड में आएगी तो टोटल वैल्यू होगी 0, ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, बट हम लिमिट लेंगे 0 से l, वहाँ पे पावर 0 नहीं होगी बट यहाँ पे 0 हो जाएगी। किसी भी फॉर्म में ले x की वैल्यू 1 होगी, साइन स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू ओड में ही आएगी, ओड में वैल्यू होगी तो आंसर भी हमारा यानी कि स्टेट फंक्शन भी हमारे 0 होगी। यह है पार्टिकल इन बॉक्स के लिए। अब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी ऐसे ही होगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ x तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, x की प्रॉपर्टी यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब हमें बात करनी है प्रॉपर्टी ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, वो हम एनर्जी से कैलकुलेट करेंगे, तो एनर्जी हमें साई से कैलकुलेट करने बताई थी कि पहले हम स्टेट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, जो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगा हमारे पास है -h का स्क्वायर अपॉन 2m करली अपॉन करली x। टोटल एनर्जी या फिर हम कहें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। अभी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की नीड नहीं, यहाँ पे टोटल एनर्जी की नीड है। टोटल एनर्जी यानी कि E से रिप्रेजेंट करेंगे E। सबसे पहले देखो इनका कंपैरिजन करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो प्रॉपर्टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर्टी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, तो 2 इंटू काइनेटिक इंटू इज इक्वल टू के। यहाँ पे के होगा वो होगी x की पावर है 2, तो ये 2 हो जाएगी यहाँ पे k की वैल्यू इज इक्वल टू 2 प्रॉपर्टी ऑफ v, 2 से 2 कैंसिल, प्रॉपर्टी ऑफ t इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ v। तो यहाँ पे हमारे पास है ये है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होगी वो होगा प्रॉपर्टी ऑफ v इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ E मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और हम बात करें काइनेटिक एनर्जी के प्रॉपर्टी के लिए, वो होगा ये भी डिवाइड बाई 2। टोटल एनर्जी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों ही टोटल एनर्जी का हाफ होंगी। तो हम टोटल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ एक्स स्क्वायर होगा हमारे पास है, तो सबसे पहले हम बात करें डेल एक्स। डेल एक्स होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्रॉपर्टी ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों ही डिफरेंट है, यहाँ पे एक बार 2 को अंदर लिखा है, एक बार 2 को बाहर लिखा है, दोनों डिफरेंट है, सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करें एक्स स्क्वायर की पहले, तो पहले देखो कौन सी एनर्जी में एक्स स्क्वायर आएगा, तो होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रखा हमने v से हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी होगी वो होगी n प्लस हाफ। टोटल एनर्जी होगी n प्लस हाफ h कट ओमेगा, h कट ओमेगा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये होती है E, प्रॉपर्टी ऑफ E इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ V, तो इसको क्या डिवाइड बाई 2, प्रॉपर्टी ऑफ V होगी क्या हमारे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1/2 h
गेट ओमेगा अपॉन, यहाँ पे हमारे पास 2 है तो हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वेयर को इधर रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड लेके जाएंगे। ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर है इज इक्वल टू n+1/2 एच गेट ओमेगा अपॉन 2, इधर मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ अपॉन में आएगा m ओमेगा स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू n+1/2 एच कट ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, अपॉन में होगा m ओमेगा। तो ये आए हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू n+1/2 एच कट अपॉन m ओमेगा। यही है एक्स स्क्वेयर की वैल्यू। एक्स स्क्वेयर की आ गई और हम बात करें x प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वेयर किसकी होगी, हमारे पास है 0 ही रहेगी। तो इन वैल्यू को हम पुट करेंगे डेल x में। डेल x होगा यहाँ पे अंडर रूट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस है प्रॉपर्टी ऑफ एक्स स्क्वेयर। इसकी वैल्यू हमारे पास होगी n+1/2 एच कट अपॉन m ओमेगा और ये होंगे 0। तो ये वैल्यू है जो हमारे पास है, ये होगी डेल x की वैल्यू। अब हमें बात, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए